इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। और इन कॉमन मिस्टेक्स को अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर अवॉइड कर लेता है तो वो डेफिनेटली एक बेहतर अल्फा जनरेट कर सकता है अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जाता है। सो मिड टू लॉन्ग लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड नॉर्मली पार्टिसिपेशन होना भी चाहिए। सो इसको अगर हम लोग ध्यान में रख के करें तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके हम लोग और भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहला मिस्टेक जो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर्स जो देखते हैं वो ये है कि दे इन्वेस्ट विदाउट हैविंग एनी क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान में रखें कि आपका फाइनेंशियल गोल क्लियर होना चाहिए कि आप कितने टाइम होरिजन के लिए कितने अमाउंट के हिसाब से जो है आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, और आप क्या कॉर्पस टारगेट रखते हैं इसको बनाने के लिए। सो कितना टाइम तक, कम से कम टाइम होरिजन, और आप कितना एसआईपी आप इसको चला सकते हो, और फिर आप क्या टॉपअप कर सकते हो ईयरली या 6 मंथ के हिसाब से। ये सारी चीज़ें आप इसमें ध्यान में रखते हुए आपका जो है फाइनेंशियल डिसीजन होना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के हिसाब से। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक होता है वो ये होता है कि नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड हम लोग जो चूज़ करते हैं, या नॉर्मली आप कहीं पे भी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस है जो आप देखते हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखा जाता है। सो ये एक ट्रैप हो सकता है क्योंकि बहुत बार जो अगर मान लीजिए कि मार्केट जो है बुल रन में है, सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी आपको दिखेंगी, सारा न्यूज़ फ्लो अच्छा आएगा, मार्केट लगातार हायर हाई पे जाते रहेगा, और वैसी स्थिति में अगर आप म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे, तो वो भी डेफ़िनेटली एक अच्छे एनुअल सीएजीआर के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो वैसी स्थिति में अगर मार्केट ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाई की तरफ में अग्रसर है, और वहाँ पे जाके अगर आप टॉप पे जाके अगर आप अपने पोजीशंस को बिल्ट अप करते हैं और एक्युमुलेट कर रहे होते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स के, तो वहाँ पे जब मार्केट डाउनफॉल पे जाएगा, मार्केट जब करेक्ट होगा, तो फिर आपके म्यूचुअल फंड में जो है काफ़ी समय तक जो है रेड रेड सिग्नल दिखाई देगा। बेसिकली वहाँ पे आपको लॉस दिखाई देते रहेगा। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो हैं अगर म्यूचुअल फंड को ऑप्ट कर रहे हैं तो केवल पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखें, उसमें बाकी सारे फैक्टर्स को भी ज़रूर कंसिडर करें, जैसे कि वहाँ पे जो मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी है, बेसिकली जो फंड हाउस क्या क्या किन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, या किन पर्टिकुलर उनका फंड एलोकेशन सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है, और उनके फ़ी क्या है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। एक्सपेंस रेशियोज़ क्या है, एग्ज़िट लोड क्या है, ये सब चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। तो केवल पास्ट परफॉर्मेंस को देख के हमें अपना डिसीजन फाइनल नहीं करना चाहिए। तीसरी जो गलती या कॉमन मिस्टेक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कर रहे होते हैं वो ये कि वो अपना जो पोर्टफोलियो होता है वो डाइवर्सिफाई करने में बिलीव नहीं कर रहे होते हैं, या उनको आइडिया ही नहीं होता है कि उनका पोर्टफोलियो जो है वो बायस्ड है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, और वो प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड नहीं है। सो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर हम लोग मल्टीपल पोजीशंस बनाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो सेक्टर बुल रन में है तब तो रिटर्न हमें अच्छा खासा दिखेगा, लेकिन बियर फेज में उसकी धुलाई पिटाई भी जारी रहेगी। लेकिन इसके विपरीत अगर हम लोग अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई करके भी अगर रखते हैं तो हमें जो कुमुलेटिव जो हमारा रिटर्न होगा वो एक बेहतर रिटर्न होगा। और मार्केट जब पैनिक सिचुएशन में भी होगा तो भी हमारा जो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है या जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है वो नहीं दिखेगा। बेसिकली वहाँ पे ऑटोमेटिक हेजिंग हमें देखने को मिल जाएगा कि एक पर्टिकुलर सेक्टर अगर डाउन है तो दूसरा सेक्टर जो है उसको उसके रिटर्न को बैलेंस करने की कोशिश में लगा रहेगा। तो ये चीज़ें हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। और इस पर्टिकुलर डिस्कशन में जो आता है तो एक डिस्कशन आ जाता है कि हम निफ्टी से रिलेटेड इंडेक्स फंड में ही पैसे डाल दें, ताकि निफ्टी का जो डाइवर्सिफिकेशन है 50 स्टॉक के बास्केट का वो हमें
देखने को मिल जाए। तो ऐसा बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉर्मली करते हैं, तो ये ये स्ट्रैटेजी भी फॉलो बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी इसको देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो भी डिस्कशन हो रहा है, कोई अगर एग्जाम्पल भी हम लोग कोट कर रहे हैं तो वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स वी आर कोटिंग ऑल दिस एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक हमें देखने को मिलता है वो होता है नॉट कंसिडरिंग रिस्क टॉलरेंस। सो यहाँ पे बेसिकली हमें ये ज़रूर देखना होता है कि जिस फंड हाउस में या जिस म्यूचुअल फंड में हम लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर रिस्क प्रोफाइल आजकल अगर आप देखेंगे तो एक रिस्कोमीटर करके हर एक म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिल जाता है कि उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, मॉडरेट है, लो है, हाई है, वेरी हाई है, ये सारी चीज़ें हैं। सो वेरी हाई कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर पॉजिटिव है तो बहुत तेज़ी से उसमें रिटर्न या गेन हमें देखने को मिल सकता है, निगेटिव होगा तो उसके विपरीत काफ़ी तेज़ी से डाउनफॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। सो रिस्क टॉलरेंस, रिस्क प्रोफाइल हमें ज़रूर म्यूचुअल फंड का देख लेना चाहिए और अपने माइंडसेट के हिसाब से ही हमें पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हम मार्केट में थोड़ा सा भी रेड हो, हमारा पोर्टफोलियो अगर रेड लंबे समय तक रह जाए तो हम बेचैन आत्मा की तरह घूमते रहेंगे। तो वैसी स्थिति में हमें उस तरह के एग्रेसिव फंड्स से अवॉइड करना चाहिए। हमें बैलेंस्ड जो है वो फंड ऑप्ट करने चाहिए, हाइब्रिड फंड हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं। ये सारा सिचुएशन होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो एक रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर करते हैं वो ये कि वो अपना पोर्टफोलियो जो है वो लगातार रिव्यू नहीं करते हैं, रीबैलेंस नहीं करते हैं। तो ये भी एक तरह से निगेटिव कंसिडर किया जाता है या कॉमन मिस्टेक का पार्ट कहलाएगा। वैसे तो म्यूचुअल फंड जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर कोई सेक्टर जो है ओवर रन हो चुका है और वहाँ पे आपको पता है कि कई सालों तक या एकदम से आउटडेटेड डायरेक्शन में जा रहा है और जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की या फंड मैनेजर की है वो बहुत अच्छी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, या फिर कुछ और अदर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी नज़र में देखने को मिल रहे हैं, तो ज़रूर आपको अपने पोर्टफोलियो को जो है रिव्यू करके रीबैलेंस करने का प्रयास करना चाहिए। अगेन इसके लिए थोड़ा स्किल चाहिए, थोड़ा मार्केट एनालिसिस होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको इनकरेज करता है कि आप जो है मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ फ्लो पे बने रहें और उससे जो है इंफॉर्मेशन आपको मार्केट का मिलता रहेगा। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बात हो रही है कि आप वेल्थ जनरेट करें और वेल्थ भी जनरेशनल वेल्थ जनरेट करने की बात हो रही है। सो वैसी स्थिति में क्या होता है, वैसे स्थिति में एक्स्ट्रा मेहनत की रिक्वायरमेंट तो ज़रूर होगी, जहाँ पे आपका जो सेविंग या इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए जो है अल्फा जनरेट करके दे रहा है या उसके ऊपर में जो है बेहतर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो पैसे से पैसा कमाने की बात हो रही है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत या फिर थोड़ी बेहतर फाइन ट्यून के साथ में काम करना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक की अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन या जो टाइम होता है वो शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो जो है इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा सा भी रिटर्न उन्हें दिखता है तो वो तुरंत जो है प्रॉफिट बुक करके चले जाते हैं। तो वैसे में आप जो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो उससे आप मिस हो जाएंगे। कंपाउंडिंग का बेनिफिट जो होता है लॉन्ग टर्म में आपको मिराकल प्रोड्यूस करके देगा। सो डेफिनेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए म्यूचुअल फंड में। आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें और वो जो है आपके लिए पोर्टफोलियो में चार चांद लगाने की कैपेसिटी ज़रूर रखेगा। तो ये सिचुएशन रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक होता है कि जो रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं वो जस्ट कुछ स्कीम्स का नाम सुन लेते हैं और उसमें जाके अपना पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप वहाँ पे जो फ़ी पे कर रहे हैं, जो एक्सपेंस रेशियो वहाँ पे आ रहा है वो ज़रूर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पे दो टर्म्स की बात होगी, एक होता है एग्जिट लोड, दूसरा होता है आपका एक्सपेंस रेशियो। तो एग्जिट लोड बेसिकली होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स सेल जब करने जाते हैं तो उस समय म्यूचुअल फंड यूनिट सेल करने पे जो टोटल वैल्यू आपको मिलता है वो उस पे लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आपके पास में म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट्स हैं और एक यूनिट का जो प्राइस है वो 10 रुपये है, तो इस हिसाब से आपके पास में जब आप उसको सेल करेंगे तो आपके पास में टोटल वैल्यू 10 इंटू 100 यानी कि 1000 रुपीज़ आएगा। सो इस 1000 रुपीज़ पे अगर एग्जिट लोड जो है आपका
1% है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 1000 रुपीज़ पे आपको 10 रुपीज़ जो है वो आपको एग्ज़िट लोड के नाम पे करना पड़ जाएगा। तो एग्ज़िट लोड आपके पोर्टफोलियो में जब आप वन टाइम, एक तरह से वो ये होता है कि आपको आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, और ये एग्ज़िट लोड जो है आपको को एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा है तो ये 1% जो आपको एक एग्ज़िट लोड देखने को मिलेगा, वो अच्छा खासा पैसा आपका डिडक्ट कर देगा, तो उससे आपके रिटर्न पे जो है कुप्रभाव देखने को मिल जाएगा। तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखें कि आप एग्ज़िट लोड को नज़र में रखें, और ऑल्टरनेटिव जो बेहतर एग्ज़िट लोड के साथ में आपको दिखता है उसमें आप पोजीशन बनाने की कोशिश करें विद ऑल अदर फैक्टर्स की परफॉर्मेंस क्या है, फंड एलोकेशन क्या है, मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, ये सारी चीज़ें आप देखते हुए आप उसमें एग्ज़िट लोड भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो जो होता है, एक्सपेंस रेशियो बेसिकली एनुअल मेंटेनेंस फ़ी के तौर पे होता है कि जो वहाँ पे फंड मैनेजर जो होते हैं वो अपने ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह, जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन वगैरह जो भी कुछ चलाते हैं, उनके ऑफिस का एक तरह से खर्चा आप मान लें कि एनुअल मेंटेनेंस के नाम पे जो है वो वहाँ से डिडक्ट किया जाता है। और ये अमाउंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा अगर होता है तो वो आपके पॉकेट पे जो है एक्स्ट्रा खर्च एक या एक्स्ट्रा बर्डन की तरह होगा। तो इसको भी लोअर साइड में अगर होगा तो ये बेहतर है। तो बेहतर रिटर्न के साथ में अगर आपको लो एग्जिट लोड, लो एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से चीज़ें मिल जाती हैं तो वो बेहतर है। नॉर्मली एग्जिट लोड ज़्यादातर स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में जो होता है, म्यूचुअल फंड में जो होता है एग्जिट लोड जीरो देखने को मिलेगा, या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आप निकालते हैं तो एग्जिट लोड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वही फंड को अगर निकाला जाता है तो वो एग्जिट लोड आपको जीरो देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक तरह से शॉर्ट टर्म में मनी को विड्रॉ करने से डिस्करेज करने के लिए एग्जिट लोड बहुत बार लगाया जाता है, ताकि जो है शॉर्ट टर्म में कोई अपना पैसा जो है विड्रॉ ना करे और कंपाउंडिंग का मौका खो ना दे। तो ये चीज़ें हैं एक तरह से। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका इसमें सिचुएशन होता है वो ये होता है कि कॉमन मिस्टेक कि हम लोग बैठे रहते हैं कि हम मार्केट को टाइम कर लें, यानी कि हम जब मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्टेड होगा तो जाके जो है हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो अगेन ये एक राइट स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि जब कोई भी अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करेंगे तो जब मार्केट नीचे की तरफ में आता है तो हमें ये पता नहीं होता, इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता होता है कि मार्केट कितना नीचे जाके करेक्ट होगा या कहाँ पे जाके ये रुकेगा। सो वैसी स्थिति में, और दूसरा ये कि जब सेलिंग प्रभावी होता है या सेलिंग जब बहुत तेज़ी से होता है तो वैसी स्थिति में हर कोई काफ़ी डरा हुआ रहता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होता है, लगता है कि मार्केट ख़त्म ही हो जाएगा। सो वैसी स्थिति में रिटेल इन्वेस्टर हिम्मत करके पैसे लगाएंगे, इसके भी चांसेस थोड़े कम होते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर एसआईपी मोड में अगर कोई बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखे हुए है तो धीरे धीरे करके जो है लोअर प्राइस पे भी एक्युमुलेशन का कार्य चलता रहेगा, और जो आपका पोर्टफोलियो जो है उसमें एवरेज यूनिट प्राइस जो है म्यूचुअल फंड का वो एक अच्छा रिफ्लेक्ट होगा, और वहाँ जब मार्केट यू टर्न मारेगा वापस से, जब ऊपर की तरफ में रिकवरी मोड दिखाएगा तो फिर एक अच्छा खासा रिटर्न आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन है। तो मार्केट को टाइम करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं दिखता है अनटिल एंड अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और आपकी एक्सपर्टीज़ का लेवल बहुत हाई है और आप बहुत ज़्यादा समय जब मार्केट को दे रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास में समय नहीं होता है, या फिर जो मार्केट में बहुत कम समय के हिसाब से आगे बढ़ रहे होते हैं, या जो जिनको मार्केट का एबीसी नहीं देखना रहता है, तो वो इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं और वो सिंपली अपने एसआईपी मोड के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा टैक्स इम्प्लीकेशंस भी जो है वो हमारे म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मेंटेन करना ज़्यादा बेहतर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो है वो टैक्स इम्प्लीकेशंस कम होते हैं, टैक्स बर्डन थोड़ा कम आता है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। इसके अलावा जो भी फंड्स हम लोग लेके चल रहे होते हैं, तो फंड का प्रॉपर जो है स्टडी कर लेना चाहिए, उसके फंड के प्रॉस्पेक्टस जो भी होते हैं उसको हमने अच्छे खासे डिटेल के साथ में देख लेना चाहिए कि वहाँ पे एग्जिट लोड का क्या प्रावधान है, वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का क्या प्रावधान है,
फ़ंड का एलोकेशन किन-किन सेक्टर्स में हमें देखने को मिल रहा है, क्या वो हमारे लिए राइट मिक्स है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने 4 म्यूचुअल फ़ंड चुने हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और चारों का जो है फ़ंड एलोकेशन एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में या कुछ ही पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बायस्ड है, तो वैसी स्थिति में चारों फ़ंड लेके भी हम लोग प्रॉपर डाइवर्सिफ़िकेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे होंगे। ये चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो ये ओवरऑल जो है कुछ कॉमन मिस्टेक्स हमने डिस्कस किए हैं, जो कि रिटेल म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेंट्स जो होता है नॉर्मली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त ध्यान नहीं रखते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तो कर दिए हैं और दोबारा से उसको कभी देखते भी नहीं हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान में रख के अगर आप कुछ करेक्टिव एक्शंस ले पाते हैं तो डेफिनेटली आपके म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस में जो है ये बेहतर कुछ और एक्स्ट्रा अल्फ़ा जनरेट करते हुए नज़र आएगा, और आप जो है वहाँ बेसिकली अच्छे रिटर्न के पात्र रहेंगे, और आप जो है मार्केट में थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होंगे। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।